हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्पित इंग्लिश क्लासेस के इस एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम आप स्टूडेंट्स को 2025 में जो यूपी टीजीटी पीजीटी का इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी डेट भी घोषित कर दी गई है जून में, आप उसके लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से ज़रूर ऐड हो जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड चाहे लिटरेचर, ग्रामर, वोकैबुलरी हर एक कंटेंट को प्रोवाइड कराते हैं। और हम मानते हैं हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अच्छी लगेगी, जिससे आप हमें मोटिवेट करेंगे और एक नई एनर्जी क्रिएट करेंगे और हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर लाते रहेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को एंड तक देखें। आप जो आज का जो नोवेल है द साउंड एंड द फ्यूरी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि इसमें जो अथर जो नोवेलिस्ट विलियम फॉल्कनर साहब ने बहुत कुछ हमें बताने की कोशिश की है। देखिएगा, इसको हम लाइन बाय लाइन आपको बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में समझाएंगे, आप समझते चलिएगा। द साउंड एंड द फ्यूरी इज आ नोवेल बाय अमेरिकन अथर विलियम फॉल्कनर। आणि द साउंड एंड द फ्यूरी अमेरिकी लेखक विलियम फॉल्कनर का एक उपन्यास है। इट एम्प्लॉयज सेवरल नरेटिव स्टाइल्स इंक्लूडिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें चेतना की धारा सहित कई कथाएं शैलियों का उपयोग किया गया है। पब्लिश्ड इन 1929, द साउंड एंड द फ्यूरी वाज फॉल्कनर्स फोर्थ नोवेल। 1929 में प्रकाशित द साउंड एंड द फ्यूरी फॉल्कनर का चौथा उपन्यास था। एंड नॉट इमीडिएटली सक्सेसफुल, और यह तुरंत सफल नहीं हुआ। इन 1931, हाउएवर, व्हेन फॉल्कनर्स 60 नोवेल सेंचुरी वाज पब्लिश्ड। यहाँ आगे लाइनों में कहना चाह रहा है कि हालांकि 1931 में जब फाल्कनर का छठा उपन्यास सेंचुरी प्रकाशित हुआ, सेंसेशनलिस्ट स्टोरी विच फाल्कनर लेटर सेड वाज रिटन ओनली फॉर मनी। यह एक सनसनीखेज कहानी थी जिसके बारे में फाल्कनर ने बाद में कहा कि यह केवल पैसे के लिए लिखी गई थी। द साउंड एंड द फ्यूरी आल्सो बिकम कॉमर्शियली सक्सेसफुल। द साउंड एंड द फ्यूरी भी व्यावसायिक रूप से सफल रही। एंड फाल्कनर बिगैन टू रिसीव क्रिटिकल अटेंशन, और फाल्कनर को आलोचनात्मक ध्यान मिलना शुरू हुआ। तो साथियों, यह इस नोवेल का इंट्रो था जो आपको हमने बताया। अब देखते हैं कि नोवेल के हर एक पॉइंट को जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। द टाइटल ऑफ दिस नोवेल इज फ्रॉम मैकबेथ सोलिलोकी इन शेक्सपियर्स मैकबेथ एक्ट 5 सीन 5। जो टाइटल है इस नोवेल का वो मैकबेथ की सोलिलोकी से लिया गया है, जो शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ जो ड्रामा था उसको लिखा गया था, जो एक्ट 5 और सीन 5 से क्रिएट किया गया है। इसके टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी को। द स्टोरी इन नॉट रिलेटेड इन द प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो स्टोरी है इस जो नोवेल की वो रिलेट नहीं करती है प्रॉपर क्रोनिकल ऑर्डर से। नेक्स्ट पॉइंट को आप समझेंगे। अगले यहाँ पर जो नॉवलिस्ट हैं फॉल्कनर साहब कहना चाह रहे हैं, द साउंड एंड द फ्यूरी इज सेट इन जेफरसन मिसिसिपी इन द फर्स्ट थर्ड ऑफ द 20th सेंचुरी। द साउंड एंड द फ्यूरी की कहानी 20वीं सदी के पहले 30 दशक में मिसिसिपी के जेफरसन से घटित हुई थी।
द नोवेल सेंटर्स ऑन द कैम्पसन यानी फैमिली। उपन्यास का केंद्र कैम्पसन परिवार है यानी फॉर्मर सॉथर्न अरिस्टोक्रेट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू डील विद द एसोल्यूशन ऑफ देयर फैमिली एंड इट्स रेपुटेशन। जो पूर्व दक्षिणी अवजात वर्ग के लोग और अपने परिवार के विघटन और उसकी प्रतिष्ठा से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओवर द अकर्स ऑफ द 30 years of so relayed in the novel, the family falls into financial ruin, loses its religious faith and the respect of the town of Jefferson, and many of them deal tragical। कहना चाह रहे हैं यहाँ पर उपन्यास में वर्णित 30 वर्षों के दौरान परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है, अपनी धार्मिक आस्था और जेफरसन शहर का सम्मान खो देता है और उनमें से कई दुखद रूप से मर जाते हैं। आगे देखिएगा आप, आगे लाइनों में है द नोवेल इज सेपरेटेड इनटू 4 नैरेटिव्स, यानी उपन्यास के 4 आख्यानों में विभाजित किया गया है। The first reflecting events occurring and consequent thoughts and memories on April 7, 1928 written in the voice and from the perspective of Benji Campson, an intellectually disabled 33 years old man। कह रहे हैं पहला 7 अप्रैल 1928 को घटित घटनाओं और उसके परिणाम स्वरूप विचारों और यादों को दर्शाता है। यह बेंजामिन या बेंजी, आपको दोनों ही नाम मिल सकते हैं, बेंजामिन या बेंजी काम्पसन एक बौद्धिक रूप से विकलांग 33 वर्षीय व्यक्ति की आवाज और दृष्टि से लिखा गया है। कह रहे बेंजीज selection is characterized by the disjointed narrative style with frequent chronological leaps। कह रहे हैं बेंजी के खंड की विशेषता एक असंबद्ध कथा शैली है जिसमें लगातार काल अनुक्रमित छलांगे हैं। आगे देखते हैं, आगे लाइनों में कहना चाहें द सेकेंड सेक्शन टेकिंग प्लेस ऑन जून 2, 1910 फोकसेस ऑन क्विंटिन कैम्पसन, बेंजीन से ओल्डर ब्रदर एंड। कहना चाह रहे हैं कि दूसरा भाग 2 जून 1910 को घटित हुआ होता है जो बेंजी के बड़े भाई क्विंटिन कैम्पसन और द इवेंट्स यानी जो क्विंटिन की आत्महत्या तक यानी की घटनाओं का केंद्रित है, यानी इवेंट्स द लीडिंग अप द क्विंटिन द सुसाइड, यानी क्विंटिन की आत्महत्या तक की घटनाओं का केंद्रित है। दिस सेक्शन इज रिटन इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल एंड आल्सो कंटेंट्स फ्रीक्वेंट क्रोनोलॉजिकल लीप्स, यानी यह भाग चेतना की धारा शैली में लिखा गया है और इसमें लगातार काल अनुक्रमित छलांगे भी हैं। अगला देखते हैं, इन द थर्ड सेक्शन सेट ऑन डे बिफोर द फर्स्ट ऑन अप्रैल 6, 1928 फॉल्कनर राइट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जॉनसन क्विंटिन से सैनिकल द यंगर द ब्रदर। 35 खंड में जो पहले खंड से एक दिन पहले 6 अप्रैल 1928 को घटित हुआ, फाल्कनर ने क्विंटिन के यानी सन की छोटे भाई जॉनसन के दृष्टिकोण से लिखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइनों में कह रहे हैं इन द फोर्थ सेक्शन सेट ऑन डे आफ्टर द फर्स्ट ऑन अप्रैल 8, 1928 फाल्कनर इंट्रोड्यूसेस अ थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। कहें चौथा खंड में जो पहले खंड के एक दिन बाद 8 अप्रैल 1928 को सेट किया गया था, फाल्कनर ने तीसरे व्यक्ति की सर्वज्ञ दृष्टिकोण को पेश किया है। दिस लास्ट सेक्शन प्राइमरीली फोकस्ड ऑन डेल्से
Dilsey on one of the Compson's black servants and her relation with Jason and Miss Quentin Campson, daughter of Quentin's sister Caddy. Kara is as Dilsey contemplates the thoughts and deeds of everyone in the Campson family. कहना यह अंतिम खंड मुख्य रूप से डिल्सी पर केंद्रित है जो काम्सन के अश्वेत नौकरों में से एक है और जैनसन और मिस क्विंटीन काम्सन क्विंटीन की बहन कैडी की बेटी है के साथ उसके संबंधों पर केंद्रित है क्योंकि डिल्सी काम्सन परिवार में सभी के विचारों और कार्यों पर विचार करती है। आगे देखते हैं, आगे लास्ट लाइनों में आप समझिएगा। इन 1945 Faulkner wrote a Campson appendix to be included with the future printings